को विजिबल है। इफ दैट इज सो तो हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। जस्ट कंफर्म मी इफ आई एम ऑडिबल। ओके, थैंक यू। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक जो है, आज से हम लोग शुरू करेंगे हमारा एटॉमिक मॉडल्स हमने कवर कर लिए थे, और लास्ट हमने जो नील बॉयर का मॉडल डिस्कस किया था जहाँ पे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, एंड लास्ट हमने उसके डिफेक्ट्स को डिस्कस किया था, ज़ीमन इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट। ठीक है, हमने देखा था कि ज़ीमन इफेक्ट के अंदर क्या हो रहा था कि जब हमारे पास जो शेल्स थे वो फर्दर ब्रेक डाउन हो रहे थे, तो बोहर का जो मॉडल था, नील बोहर्स एटॉमिक मॉडल, वो इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था कि फर्दर ब्रेक डाउन क्यों हो रहा है स्पेक्ट्रल लाइंस के अंदर। जब वो उन स्पेक्ट्रल लाइंस को हम पास करवा रहे थे मैग्नेटिक फील्ड से, तो इसको हमने कहा था ज़ीमन इफेक्ट। ठीक है, स्टार्क इफेक्ट में भी सेम ही चीज़ हो रही थी, लेकिन फ़र्क इतना था कि यहाँ पे हम लोग कौन सी फील्ड यूज़ कर रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये करने के बाद फिर हमारी जो लास्ट क्लास थी वो स्टोइकियोमेट्री के क्वेश्चंस की थी, जहाँ पे हमने बहुत इंपॉर्टेंट सवालात को देखा था। एंड आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ऑर्बिटल्स की, शेल वगैरह के कॉन्सेप्ट की, जो कि इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और सबसे लेंथी टॉपिक भी है। तो देखिए, हमें पता है कि ये हमारे पास न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अराउंड जो है वो शेल है। मिनिमम नंबर ऑफ शेल जो होते हैं एक एटम के अंदर वो 1 होता है, और वो किस एलिमेंट का है, वो हाइड्रोजन का है। अब हमें पता है कि, जस्ट अ सेकेंड, मैं ये ड्रॉ कर लूँ एक बार। ओके, तो हमारा टॉपिक क्या है आज का, ऑर्बिटल्स। अब ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड जो हमारे पास शेल्स, जो हम लोग इलेक्ट्रॉन्स जिनके अंदर फिल करते हैं, उनको हम कहते हैं शेल्स या फिर ऑर्बिट्स। तो होता क्या है, न्यूक्लियस के अराउंड जो शेल्स होते हैं, जिनको आप ऑर्बिट्स भी कह सकते हैं, ये ऑर्बिट्स फिर फर्दर ब्रेक डाउन होते हैं अपने सब शेल्स के अंदर। यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो शेल, हम कहते हैं शेल में है, लेकिन शेल में फिर सब शेल्स होते हैं। फिर हमें फाइंड करना होता है कि सब शेल में इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। सब शेल्स फर्दर डिवाइडेड होते हैं अपने ऑर्बिटल्स के अंदर, ऑर्बिटल्स के अंदर। और ऑर्बिटल इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉन क्लाउड। अगर आप एक एटम जो है उसको आप आइसोलेट करेंगे, वैसे तो एक एटम को, एक गैशियस एटम को आइसोलेट करना नामुमकिन सी बात है, लेकिन हम लोग फिर भी अज्यूम करते हैं कि एक एटम है, उसको हमने आइसोलेट कर दिया, यानी कि एक अलहदा से हमने एक एटम ले लिया। अब एक एटम, ऐसा नहीं होता कि एक एटम का जो रेडियस होता है या फिर उसके जो सर्कमस्टेंस होता है, सर, यानी कि ये जो बाउंड्री है, लास्ट वैलेंस शेल की बात कर रही हूँ मैं, ये जो वैलेंस शेल है ये डिफाइंड नहीं होता एक एटम का। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता कि ये हमारे पास न्यूक्लियस है और उसके अराउंड ये एक शेल है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, ऐसा नहीं होता। क्योंकि जो शेल्स होते हैं वो वेल डिफाइंड पोजीशन नहीं होती जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। ये तो हम जस्ट अपनी सहूलियात के लिए उसे बनाते हैं सर्कुलर फॉर्म में, लेकिन असल में क्या होता है, इस तरीके का एक क्लाउड लाइक स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस के अराउंड। ठीक है, और इसका जो एटम की बाउंड्री होती है वो वेल डिफाइंड बिल्कुल भी नहीं होती। अगर आप एक एटम का रेडियस कैलकुलेट करना चाहें तो आप नहीं कर सकते। ठीक है, हम लोग कहते हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस शेल इज कॉल्ड एज एटॉमिक रेडियस, लेकिन वो एक लॉजिकल डेफिनेशन नहीं है, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, विच इज़ अ रॉन्ग डेफिनेशन। लेकिन हम लोग पढ़ते हैं जस्ट क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट होता है, अच्छा रेडियस जो है वो, ये डिस्टेंस जो है वो रेडियस होता है, इसीलिए ये एटॉमिक रेडियस है। लेकिन ऐसा हम लोग कैलकुलेट ही नहीं कर, उसको मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने बताया आपके
ये वेल डिफाइंड नहीं होता इसका वैलेंस शेल। तो हम लोग फिर क्या करते हैं, ये हम लोग क्या करते हैं, 2 एटम्स लेते हैं, फिर उन दोनों एटम्स का जो न्यूक्लियस होता है ना, उस न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस के दरमियान जो डिस्टेंस होता है, इसको हम लोग एटॉमिक रेडियस कहते हैं। असल डेफिनेशन जो एटॉमिक रेडियस की होती है वो होती है, इसका फिर हाफ करते हैं, वो हाफ जो होता है वो एटॉमिक रेडियस होता है। असल डेफिनेशन, जो सही डेफिनेशन होगी एटॉमिक रेडियस की, वो ये होगी कि हाफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ 2 सेम एटम्स इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। सिमिलर एटम्स भी बोल सकते हैं, ठीक है, वो होता है एटॉमिक रेडियस। तो दिस इज़ द राइट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। इसीलिए ऑर्बिटल्स को हम लोग इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी कहते हैं। ये ऑर्बिटल वो जगह है, सबसे परफेक्ट पोजीशन या फिर सबसे एक्यूरेट पोजीशन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मिल सकते हैं। 99.99% चांस होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो आपको ऑर्बिटल्स के अंदर मिले। सही है, तो हम लोग पहले एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे, पहले शेल्स को, फिर सब शेल्स को, और फिर ऑर्बिटल्स को। पहले ओवरव्यू लेंगे, उसके बाद हमारा जो टॉपिक है क्वांटम नंबर, उसको डिस्कस करेंगे। ये एमडीकैट में भी इंक्लूडेड टॉपिक है। अच्छा, मैंने आपको इससे लास्ट टाइम भी कहा था कि बोहर का जो एटॉमिक मॉडल था वो सब शेल्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। उसका बहुत बड़ा डिफेक्ट था ये, इसलिए ही रीमन इफेक्ट, स्टार्क इफेक्ट को वो डिस्कस नहीं कर पाया था। तो मैंने आपसे कहा था कि कौन से साइंटिस्ट ने फिर सब शेल्स ऑर्बिटल्स का कॉन्सेप्ट दिया था? यू रिमेंबर कि कौन से साइंटिस्ट ने फिर ऐसे कोई नाम था, समरफील्ड, या तो समरफील्ड ने हमारे पास सब शेल्स का कॉन्सेप्ट दिया था, एंड ही एक्सप्लेन्ड कि ऐसा क्यों हो रहा है, स्पेक्ट्रल लाइंस फर्दर क्यों ब्रेक डाउन हो रही हैं। जीमन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट को एक्सप्लेन फिर उन्होंने किया था, क्योंकि उन्हें पता लगा था कि अच्छा ये शेल्स जो है वो बेसिकली टूट रहे हैं सब शेल्स के अंदर। सही हो गया। तो अब हमारा जो टॉपिक है उस पर आते हैं। अभी तक हमने कोई नई बात नहीं डिस्कस की, ये वही 9th 10th वाली बात है। नहीं, पहले हमें डिस्कस करना है ऑर्बिट को, ठीक है। ऑर्बिट को ही शेल्स कहते हैं। अगर आप ऑर्बिट बोलें या फिर शेल्स बोलें, वो एक ही बात है। सही है। तो हमारे पास हम लोग जो पढ़ते हैं वो कितने तरीके के ओके, परफेक्ट। अच्छा, तो हमारे पास हम जो ऑर्बिट्स या फिर जो शेल्स होते हैं वो इनफाइनाइट हो सकते हैं, अनलिमिटेड हो सकते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है कि किसी एलिमेंट के अनलिमिटेड शेल्स हों, ऐसा नहीं होता। लेकिन इतने हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। अभी तक ऐसा कोई एलिमेंट नहीं मिला जिसके शेल्स हम लोग काउंट ही ना कर सकें। खैर, तो हमारे पास हम लोग जनरली 4 शेल्स को ही डिस्कस करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर 4 शेल्स में फिल हो जाते हैं सबके ही एटम्स। तो हमारे पास जो पहला शेल होता है वो होता है, उन्हें हमने जस्ट नाम दे दिए KLM, और फिर लास्ट हमारे पास जो शेल होता है उसको हम कहते हैं N, ठीक है, इसको हम कहते हैं N। अब K शेल जो होता है, या फिर आप बोल सकते हैं कि ऑर्बिट जो होता है उसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो आप फिल कर सकते हैं वो होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये याद करना ज़्यादा प्रेफरेबल है एज़ कम्पेयर टू आप फार्मूला में वैल्यूज़ को पुट करें। इसका एक फार्मूला भी होता है। अगर आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल, अगर आपको मालूम करना है कि इस शेल के अंदर के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उस केस के अंदर क्या कर सकते हैं, ये फार्मूला अप्लाई कर सकता है। इट्स अ वेरी सिंपल एंड बेसिक फार्मूला जो कि हम लोग ने प्रीवियस सेशंस में भी, क्लासेस में पढ़ा होगा आपने ज़रूर। 2n पावर 2, ठीक है, 2n स्क्वायर, ये फार्मूला होता है, जहाँ पर n इज़ द नंबर ऑफ शेल। याद रखिएगा जो ऑर्बिट्स होते हैं इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं n से,
ठीक है। तो अगर मैं बोलती हूँ k, तो यहाँ पे हमारे पास n इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। फिर बात आती है l की, तो l हमारे पास n इज इक्वल टू 2 सेकेंड है ना। ये उसी तरीके से n हमारे पास नंबर ऑफ शेल को जस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, पहला वाला है तो फर्स्ट यानी कि k। बात तो सिंपल सी बात है, समझ आ रही होगी, राइट। अब जैसे अब मैं इस फॉर्मूला को यूज़ करती हूँ, 2n हमारे पास क्या है, 2 पावर मैंने स्क्वायर जो था फॉर्मूला का वो हमने पुट किया, 2 का स्क्वायर 4 होता है और फिर 4 इंटू 2 इज़ 8। तो इसका मतलब क्या है कि एल शेल के अंदर या फिर सेकंड शेल के अंदर आप एक इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम फिल कर सकते हैं। ये हम लोग क्या लिख रहे हैं, इनकी मैक्सिमम कैपेसिटी लिख रहे हैं। फिर उसके बाद इसी तरीके से n होता है और फिर m होता है, फिर n होता है। आप फार्मूला का भी यूज़ कर सकते हैं और डायरेक्टली भी याद कर सकते हैं। तो फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, m के अंदर फिर आप 18 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम फिल कर सकते हैं और n के अंदर कितने, 32 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? नो। सही है। अच्छा, उसके बाद जो शेल को बताता है, अब देखिए हमारे पास आगे टॉपिक में आपको एक्सप्लेन करूँगी क्वांटम नंबर का। आपने ये फर्स्ट ईयर का टॉपिक है, हमने पढ़ा है कि क्वांटम नंबर क्या होता है, 4 कॉन्स्टेंट्स होता है, ठीक है। 4 कांस्टेंट नंबर्स होते हैं जिनको हम लोग क्वांटम नंबर्स कहते हैं। क्वांटम नंबर्स आर 4 कांस्टेंट्स, ठीक है। इम्पॉर्टेंट ज़रूरी नहीं वो नंबर्स हो, लेकिन दे आर कांस्टेंट्स। हर शेल का एक कांस्टेंट क्वांटम नंबर है हर इलेक्ट्रॉन का। तो ये 4 ऐसे कांस्टेंट्स हैं जो कि डिस्क्राइब करते हैं इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन इस शेल में है, इस सब शेल में है और इस ऑर्बिटल में है। हम लोग क्वांटम, अगर आपको क्वांटम नंबर गिवन हो तो आप बता सकते हैं अच्छा ये p में है, ये px में है, इस तरीके से। तो ये 4 कांस्टेंट्स हैं जो कि डिस्क्राइब करते हैं या फिर आप बोल सकते हैं जैसे ऐसा एक घर होता है, उसका एड्रेस होता है। तो क्वांटम नंबर्स जो है वो बेसिकली इन सिंपल वर्ड्स ये कि इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहता है। सही है। तो क्वांटम नंबर हमारे पास 4 होते हैं। पहला होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एंगुलर क्वांटम नंबर यही है ना? एंगुलर लास्ट वाला होता है। एंगुलर नहीं होता, एंगुलर इज नॉट अ फॉर्मल नेम। प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक, स्पिन, ठीक है। ये 4 हमारे पास क्वांटम नंबर्स होते हैं। पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये हमें बताता है शेल के बारे में। ये हमें शेल की इंफॉर्मेशन देता है या फिर ऑर्बिट की इंफॉर्मेशन देता है। ये हमें बताता है कि शेल नंबर कौन सा है, शेल की साइज़ क्या है। जैसे के शेल अगर n इज इक्वल टू 1 है तो यानी कि कौन सा शेल है, के शेल, और के की साइज़ क्या होती है, छोटी होती है, n की साइज़ बड़ी होती है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें शेल की पूरी इंफॉर्मेशन देता है, उसकी साइज़ के बारे में बताता है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम कितने आ सकते हैं उसके अंदर बाय द फार्मूला 2n स्क्वायर। इससे आप मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड कर सकते हैं। दूसरा, ये हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें एनर्जी के बारे में भी बताता है, शेल की एनर्जी कितनी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल n इक्वल टू 1 है, इसका मतलब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, के शेल की। के की जो एनर्जी होती है वो सबसे कम होती है, l की उससे ज़्यादा होती है, m की उससे ज़्यादा होती है। जैसे जैसे आप न्यूक्लियस के दूर जाते जाएंगे तो एनर्जी लेवल्स क्या होंगी, इंक्रीज होती जाएंगी। ठीक है। तो जैसे जैसे आप न्यूक्लियस के दूर जाते जाएंगे तो हमारे पास एनर्जी लेवल्स क्या होती जाएंगी, इंक्रीज होती जाएंगी। तो यहाँ तक बात समझ आ गई। अभी तक हमने क्या डिस्कस किया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें शेल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, हमें साइज ऑफ शेल, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे उसमें, और एनर्जी ऑफ शेल यानी कि पूरी हमें शेल की इंफॉर्मेशन देगा। शेल यानी कि KLMN, ठीक है। और याद रखिएगा इसके बारे में इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के हवाले से। पहला, कभी भी ये ज़ीरो नहीं होगा, ये एक नॉन ज़ीरो कांस्टेंट है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऐसा नहीं होगा कि n इक्वल टू 0, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है।
अगर k है तो उसकी वैल्यू n की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। तो ये शुरू ही किससे हो रहा है 1 से शुरू हो रहा है, तो ये नॉन ज़ीरो कांस्टेंट है, ये ज़ीरो नहीं हो सकता। और याद रखिएगा जैसे जैसे आप न्यूक्लियस के दूर जाते जाएंगे तो एनर्जी इंक्रीज़ होती जाएगी। तो सबसे कम एनर्जी किसकी होती है k की होती है, फिर l की, फिर m n। k की एनर्जी कम होती है l से, l की एनर्जी कम होती है m से, और m की एनर्जी कम होती है n से। सही है। तो और एक ये चीज़ आपने याद रखनी है, ये मैंने एनर्जी का ऑर्डर लिखा है। तो हम कहते हैं ना इलेक्ट्रॉन, समझ लीजिए एक इलेक्ट्रॉन जो है वो k के अंदर है इलेक्ट्रॉन, और वो जंप कर कर अपनी हायर एनर्जी लेवल पे जाता है l में। तो हम कहते हैं ना वो हायर एनर्जी लेवल पे जा रहा है, क्योंकि उसकी l की एनर्जी क्या होती है रिलेटिवली ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू k शेल। ठीक है, तो ये हमारे पास एनर्जी ऑर्डर हो गया। उसके बाद जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी n की उतना ज़्यादा बड़ा साइज़ होगा शेल का। इसका मतलब सिंपल है कि हमारे पास अगर n इक्वल टू 1 है और n इक्वल टू 4 है, तो पहले तो n इक्वल टू 1 का मतलब क्या k है, और n इक्वल टू 4 का मतलब क्या है n इक्वल टू 4 का मतलब क्या है, कौन सा शेल होगा k l m n n, राइट। तो अगर जितनी ज़्यादा बड़ी वैल्यू होगी n की उतना ज़्यादा बड़ा साइज़ होगा। तो यहाँ पे 4 बड़ा है 1 से, बहुत बड़ा है बल्कि, तो n की जो साइज़ है वो ज़्यादा है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ शेल, विच इज़ अगेन अ वेरी सिंपल एंड बेसिक थिंग, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। उसके बाद हमारे पास नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल अगर आपको फाइंड करना है तो आप फार्मूला का यूज़ करेंगे। क्या था फार्मूला 2n²। ठीक है, 2n²। एंड वन मोर थिंग, हमारे पास एक और फार्मूला जो मुझे आपको बताना है। पहला तो आपने याद रखना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या बोला, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है शेल में। अगर आपको फाइंड करना है कि शेल में k l m n इनमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो 2n²। लेकिन अगर आपको फाइंड करना है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि शेल है, शेल के अंदर सब शेल है, सब शेल के अंदर ऑर्बिटल है, तो अगर आपको फाइंड करना है एक शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होंगे, उसका भी एक फार्मूला होता है विच इज़ इंपॉर्टेंट। आपसे एमसीक्यूज़ में पूछा गया है कि बताइए एल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होंगे। ठीक है, तो यानी कि एस पी एक्स पी वाई पी जेड कितने, और मैं सब शेल्स की बात नहीं कर रही, मैं ऑर्बिटल, डायरेक्टली ऑर्बिटल की बात कर रही हूँ कि शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होंगे। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ व्हाट, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन शेल। ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सब शेल का फॉर्मूला अलग है, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल की। तो व्हाट इज इट, पता है किसी को? दिस इज n²। आपने जस्ट क्या करना है, जो भी शेल नंबर होगा उसका स्क्वायर ले लेना है। जैसे अगर हम बात करते हैं k की, तो यहाँ पे k यानी कि n इक्वल टू 1, 1 का स्क्वायर क्या है 1 है, इसका मतलब ये k के अंदर कितने ऑर्बिटल्स हैं, एक ऑर्बिटल है जो कि s ही होगा। अच्छा, l का फाइंड करता है, l में n इक्वल टू 2 है, तो 2 की पावर 2 यानी कि 2 का स्क्वायर इज़ 4। इसका मतलब ये l के अंदर कितने ऑर्बिटल्स हैं, 4, s पी एक्स पी वाई पी जेड, तो ये 4 ऑर्बिटल्स हैं उसके अंदर।
सही है, तो यहाँ तक बात समझ आ गई। ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वांटम नंबर है वो है एजीमुथल क्वांटम नंबर। हमने शेल्स को डिस्कस कर लिया कम्प्लीटली, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर उसी को डिस्क्राइब करता है। सेकंड हमारे पास जो क्वांटम नंबर है वो है एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें, इसको पहले तो आप एल से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को आप स्मॉल एन से दिखा रहे थे, तो इसको आप एल से शो करेंगे, एल से रिप्रेजेंट करेंगे। एजीमुथल क्वांटम नंबर, जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शेल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, उसकी साइज, उसकी एनर्जी, उसके इलेक्ट्रॉन, तो एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें बताता है सब शेल के बारे में। ये हमें किसके बारे में बताता है? ये हमें बताता है सब शेल के बारे में। ये हमें सब शेल की इंफॉर्मेशन देता है। सही है। ये हमें, जैसे कि ये हमें सब शेल की शेप बताता है कि सब शेल की शेप क्या होगी। अगर L इक्वल टू जो भी उसकी L की वैल्यू अभी मैं बताती हूँ, तो उसकी शेप क्या होगी। ठीक है, तो ये हमें सब शेल की शेप बताता है, सब शेल की एनर्जी के बारे में इंफॉर्मेशन देता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो याद रखिएगा, एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें सब शेल के बारे में बताता है। ये आपने बात याद रखनी है, एंड रेस्ट इज़ लाइक वेरी इजी। बाकी तो बहुत सिंपल सी बातें हैं। पहली बात कि एजीमुथल क्वांटम नंबर यानी कि जो एल की वैल्यू है वो ज़ीरो से शुरू होती है। जैसे एन की वैल्यूज़ जो थी, ओह माय गॉड, जो एन की वैल्यूज़ थी वो क्या थी? वो एन 1 से शुरू हो रही थी। एन 0 नहीं हो सकता, लेकिन एल की जो वैल्यूज़ हैं वो 0 से शुरू होती हैं, 0 1 2 3 इस तरीके से। ठीक है, तो एजीमुथल क्वांटम नंबर 0 हो सकता है। अब हमारे पास, हम लोग जो सबशेल्स पढ़ते हैं एट एफएससी लेवल, वो 4 तरीके के 4 टाइप्स होते हैं सबशेल्स के। मैं यही बता देती हूँ। पहला जो हमारे पास होता है वो होता है एस सबशेल, फिर पी, थर्ड इज़ डी एंड फोर्थ इज़ एफ। ये हमारे पास सबशेल्स होता है। जैसे KLMN क्या थे? वो शेल्स थे। SPDF ये सबशेल्स हैं। तो अब यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। आपने याद रखना है जो S है उसमें एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। सही है। P जो है उसमें एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। D इज़ 2 एंड 4 हमारे पास ये है। ठीक है, वही लाइन वाइज हमने 0 1 2 3 4 इस तरीके से इनके नाम है। 4 नहीं, ये 3 होगा, सॉरी। ठीक है, अब इनको हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहले आपने याद रखना है कि जो S होता है वो हमेशा कैसा होता है? स्फेरिकल इन शेप होता है। इसकी शेप कैसी होती है? स्फेरिकल शेप होती है, जिसकी वजह से इसकी जो चार्ज डेंसिटी होती है वो कैसी होती है? वो यूनिफॉर्म होती है। ठीक है, तो कभी भी अगर S बॉन्ड बनाएगा तो वो इतना, चले वो मैं आप बाद में बताती हूँ आपको। उसके बाद चले S आपको समझ आ गया। आपको पता है S स्टैंड्स फॉर शार्प लाइन, शार्प लाइंस के लिए स्टैंड करता है। इसकी शेप क्या होती है? इसकी शेप होती है सर्कुलर शेप होती है। S के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। यस, 2 इलेक्ट्रॉन्स। सेकेंड हमारे पास P है। P के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, और इसकी शेप कैसी होती है? डम्बल शेप्ड होती है। सही है। अब इसके अंदर क्या फ़र्क है? डम्बल शेप जो होता है इसमें जो चार्ज डेंसिटी होती है वो इसके साइड्स पे होती है। चार्ज डेंसिटी कंसंट्रेटेड होती है साइड्स पे, कॉर्नर्स पे। कॉर्नर्स नहीं बोल सकते आप, लेकिन साइड्स पे, दोनों साइड्स पे। तो अगर S बॉन्ड बनाता है और P बॉन्ड बनाता है तो P वाला ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज़ कम्पेयर टू S, क्योंकि मैंने बताया S की जो चार्ज डेंसिटी वो यूनिफॉर्म है। ये जब बॉन्ड बनाएगा तो ये इस तरीके से बॉन्ड बनाएगा, तो ये यहाँ पे सारा चार्ज यहाँ पे डेंस है, तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा। उसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, मैं इसका फॉर्मूला भी है लेकिन मैं आपको डायरेक्टली बता देती हूँ पहले तो, कि कितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं P के अंदर? 6।
6 इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट हमारे पास है डी। डी की शेप कैसी होती है? डबल डबल होती है, सही है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डी में कितने आ सकते हैं? इसकी एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होता है? इसका 2 होता है। और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन्स होता है। यस 10। और उसके बाद हमारे पास है एफ। अच्छा, पी एस जो है वो शार्प लाइंस के लिए होता है, पी जो होता है वो प्रिंसिपल लाइंस के लिए होता है, डी हमारे पास होता है डिफ्यूज्ड लाइंस के लिए, और एफ जो है वो फंडामेंटल लाइंस के लिए होता है। ये इनकी फुल फॉर्म्स होती हैं। शार्प, पी जो है वो प्रिंसिपल, पी इज फॉर प्रिंसिपल, डी फॉर डिफ्यूज, एफ इज फॉर फंडामेंटल। ठीक है, तो फंडामेंटल लाइंस के लिए एफ हम लोग डिनोट करते हैं। इसका एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होता है? एजीमुथल क्वांटम नंबर इसका 3 होता है। और इसकी शेप क्या होती है? इसकी कॉम्प्लिकेटेड शेप होती है। ये 3 एक्सिस के अंदर बेसिकली होता है इस तरीके से, ऐसे। ये 2 एक्सिस में होता है और ये 1 एक्सिस में होता है। इसकी शेप कॉम्प्लिकेटेड होती है और हमारी लेवल पे एफएससी पे पढ़ाई भी नहीं जाती। एफ को हम लोग इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं करते। और इसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आते हैं? 14। ठीक है, तो ये था एजीमुथल क्वांटम नंबर, बहुत आसान। अब मैं हम यहाँ पे 2-3 फार्मूलाज हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सबशेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सबशेल जी 2 ब्रैकेट 12 प्लस 2 शायद। ओके, शायद वायद नहीं, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है 2 × 12+1। वैसे आपको ये फार्मूला आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये ऑलमोस्ट सबको याद ही होता है कि एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, पी के अंदर 6, डी के अंदर 10 और इसके अंदर 14। तो यहाँ पे आपको ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सबशेल्स वाला फार्मूला याद करने की इतनी नीड नहीं होती। लेकिन अगर आपको याद है तो इट्स ओके, ये एमसीक्यूज़ में पूछ सकते हैं। वैसे डायरेक्ट कभी फार्मूला भी पूछा जा गया है, तो फिर भी आपको याद होना चाहिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सबशेल 2 × 12+1। अच्छा, अगर आप यहाँ पे आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, जैसे ऊपर हमने क्या डिस्कस किया था, हमने 2 फार्मूलाज को देखा था, एक था 2n² और एक था n²। n² was for number of orbitals in shell and 2n² was for number of electrons in shell। तो यहाँ पे 2 × 2l+1 is for number of electrons in subshell। और जो नेक्स्ट फार्मूला हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सबशेल। अगर आपको फाइंड करना है कि एस के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होंगे, सॉरी एस के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होंगे, पी के अंदर कितने ऑर्बिटल्स, जैसे एस है तो उसके अंदर 0 ऑर्बिटल्स होता है, उसके अंदर कोई भी ऑर्बिटल नहीं होता। पी के अंदर कितने होते हैं? 3 होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। डी के अंदर 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, एफ के अंदर 7। यस, एंड एफ के अंदर हमारे पास इतने इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल्स होते हैं। तो अगर आपको ये भी वैल्यूज़ याद ही होती हैं सबको, लेकिन अगर आपको फार्मूला चाहिए तो उसके लिए आपको याद नहीं हो रही वैल्यूज़, देन यू कैन ऑल्सो यूज़ द फार्मूला, जो कि है क्या, जो कि है 2l+1। ठीक है, 2l+1। तो यहाँ तक आपको एजीमुथल क्वांटम नंबर समझ आ गया। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जो कि हमें बताएगा ऑर्बिटल के बारे में। सही है, व्हाट टाइम इज इट? इट्स 7:50।
अच्छा, अभी यहाँ पे मैंने लिखा था ज़ीरो, सॉरी ये ज़ीरो नहीं होगा, ये वन होगा, ठीक है। एस के अंदर एक ही ऑर्बिटल होता है एस, ज़ीरो नहीं हो सकता। ओके, तो नेक्स्ट हमारा जो तीसरा क्वांटम नंबर है वो कौन सा है? मैग्नेटिक। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें इंफॉर्मेशन देता है ऑर्बिटल के बारे में, ठीक है। जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को आप एन से शो करते थे, इस एजिमुथल क्वांटम नंबर को आप एल से शो करते थे, उसकी वैल्यू 0 1 2 3 होती थी, एन की वैल्यूज़ 1 2 3 4 होती थी। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को आप रिप्रेजेंट करते हैं एम से, स्मॉल एम से, और ये हमें बताता है ऑर्बिटल के बारे में कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल, या फिर आप बोल सकते हैं कि ऑर्बिटल हमें इंफॉर्मेशन देता है ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, कि पी है, पी वाला जो ऑर्बिटल है वो कितने एक्सिस में जाता है, वो पी वाई एक्स में, वाई में और जी में जाता है। तो ये ओरिएंटेशन है इसकी, 3 ओरिएंटेशन होती हैं, पी की, एस की 1 ओरिएंटेशन होती है, डी की 5 ओरिएंटेशन, इस तरीके से। तो ये हमें ओरिएंटेशंस बताता है और ऑर्बिटल की, ये हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताता है, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और इससे रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन है कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज ऑल्सो नोन एज, क्योंकि ये हमें ऑर्बिटल के ओरिएंटेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, तो इसको हम लोग यूजुअली ऑर्बिटल ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर भी कहते हैं, सही है। अच्छा, उसके बाद मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है एम से। इसकी वैल्यूज़ जो होती हैं वो 0 से शुरू हो सकती हैं, अनलाइक एन। एन सिर्फ 1 से शुरू होता है, एल भी 0 से शुरू हो सकता है और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी 0 से शुरू हो सकता है। इसकी वैल्यूज़ ना सिर्फ 0 बल्कि नेगेटिव भी हो सकती हैं। बेसिकली 0 +1 +2 +3 इस तरीके से इसकी वैल्यूज़ होती हैं, लेकिन ये नेगेटिव भी हो सकती हैं। अच्छा, ये ओके, जस्ट सेकेंड, इसकी खुद की वैल्यू 0 नहीं होगी, सॉरी, इसकी खुद की वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी। इसको जिस तरीके से आप फाइंड करते हो वहाँ पे आप नेगेटिव साइन आती है। ओके, दोबारा से सुने, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 और पॉजिटिव होता है, नेगेटिव ये खुद नहीं होता, ये खुद नेगेटिव नहीं हो सकता। अब आप फाइंड कैसे करेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को, कि एस के अंदर 1 है, पी के अंदर 3 है, कैसे फाइंड करेंगे? तो यहाँ पे फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे एम। अगर आपको फाइंड करना है एम की वैल्यू, जैसे एल की वैल्यू हमने फाइंड की 2, नहीं, हमने ऊपर ही हमने पढ़ा था कि अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं, या फिर ऊपर हमने क्या पढ़ा था, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स अगर आपको फाइंड करने हैं शेल के अंदर, तो आपने n² फार्मूला लिया था। अगर आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सब शेल, तो आपने क्या किया था, 2n+1 का फार्मूला लिया था। अगर आप यहाँ पे आपको डायरेक्टली अगर आपसे पूछा जाए कि ऑर्बिटल नंबर आप कैसे फाइंड करेंगे, कैसे पता लगाएंगे, आपको सब शेल दे देता है वो और आपसे पूछता है इसके अंदर कितने ऑर्बिटल्स होंगे, तो आप क्या करेंगे कि आपको वो सब शेल की वैल्यू देगा, सब शेल इक्वल टू 0 1 2 3 जो भी, यानी कि आपको क्या कर रहा है, सब शेल दे रहा है। कौन सा क्वांटम नंबर देगा वो? मैग्नेटिक। नहीं, वो आपको सब शेल दे रहा है। एजीम्यूथल। तो सब शेल की इन्फॉर्मेशन हमारे पास किस में होती है, एजीमुथल क्वांटम नंबर में होती है, और एजीमुथल क्वांटम नंबर को आप एल से रिप्रेजेंट करते हो। तो आपके पास एल की वैल्यू उसने दे दी, वो आपसे पूछ रहा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, जो भी एल की वैल्यू होगी वो उसको नेगेटिव में लेंगे, उसका 0 और फिर उसका पॉजिटिव, यानी कि -L टू +L, उतने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे एक सब शेल में, सही है। इसका कहने का मतलब ये, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग कहते हैं एस की बात करते हैं, तो एस में हमारे पास एल की वैल्यू क्या होती है,
एस में एल की वैल्यू 0 होती है। एस के बाद हमारे पास क्या आंसर होता है, पी होता है। तो पी के अंदर हमारे पास प्लस एल की 1 वैल्यू क्या होती है, 0 प्लस -1। पी में एल की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, राइट। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, -1 0 0 +1, ठीक है। एस हमारे पास सिर्फ +1 ही होता है। इसी तरीके से डी में हमारे पास एल की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। -2 2 + 2। तो ये -2 -1 0 +1 एंड देन +2, ठीक है। इसी तरीके से आप एस पी डी और फिर एफ का भी ऐसे ही निकालेंगे। एफ में हमारे पास फिर 7 हो जाएंगे, ठीक है। -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 7, ठीक है। तो इससे हमें ये बात पता लगती है कि एस में हमारे पास जो एम की वैल्यू होती है, अभी हम लोग एम की वैल्यू की बात करें यानी कि ऑर्बिटल की। एस के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होता है, 1। पी के अंदर एम की वैल्यू क्या होती है, 3 होती है। डी के अंदर एम की वैल्यू क्या होती है, 5। और एफ के अंदर एम की वैल्यू क्या होती है, 7 होती है, सही है। तो ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यहाँ पे ख़त्म हो गया। लास्ट हमारे पास जो क्वांटम नंबर है वो कौन सा है, वो है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर हमें बेसिकली बताता है, ये 2-3 बातें हमें डिस्कस करता है। ये बेसिकली हमें बताता है इलेक्ट्रॉन की स्पिन के बारे में। कि वो क्लॉकवाइज है या फिर एंटी क्लॉकवाइज है। याद रखिएगा, जब भी हम किसी ऑर्बिटल की बात करते हैं तो उसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है। तो अगर जैसे पी एक्स है, पी एक्स एक क्या है, एक ऑर्बिटल है। इसके अंदर मैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने फिल कर सकती हूँ, 2 इलेक्ट्रॉन, चाहे वो पी वाई हो, डी एक्स हो, सॉरी डी एक्स या फिर डी वाई डी जेड जो भी हो, उसके अंदर चलो हमने नाम नहीं लिखे ना ऑर्बिटल्स के, वो भी मैं लिखवा देती हूँ। यहाँ पे लिखते हैं एस के अंदर कितना है, एक ही है ऑर्बिटल। ये क्या है, ये सब शेल लिखा है हमने यहाँ पे। फिर पी है, पी के अंदर कितना है, 3 है, पी एक्स पी वाई पी जेड। फिर उसके बाद डी है, डी के अंदर कितने हैं, 5, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी एक्स जेड, ठीक है। या फिर आप इसको बेहतर होगा ऐसे लिखें, डी जेड एक्स डी एक्स स्क्वायर वाई डी जेड स्क्वायर, सही है। ये 5 हो गए। उसके बाद हमारे पास एफ है, लेकिन एफ में कितने होते हैं, 7 होते हैं। ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपने नाम याद कर लिया यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे आपसे पूछ रही थी कि अगर हम बात करते हैं पी एक्स की या फिर पी वाई किसी को भी आप ले लें, तो इसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल के अंदर कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अब ये जो जब एक ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है तो उस ऑर्बिटल को हम लोग पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल बोल सकते हैं, ठीक है। 2 का हाफ कितना होगा, एक ही होगा, तो पार्शियली फिल्ड होगा वो ऑर्बिटल। अगर मैं उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन फिल करती हूँ, मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, ठीक हो गया। तो हमें स्पिन क्वांटम नंबर या तो पॉजिटिव हो सकता है या तो नेगेटिव हो सकता है। तो जब एक ऑर्बिटल आपने देखा होगा पी एक्स, उसके ऊपर हम लोग लाइन्स बनाते हैं ऐसे, तो ये लाइन हमें बताती है एक इलेक्ट्रॉन जो है ये इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लॉकवाइज है और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो एंटी क्लॉकवाइज है। हमेशा याद रखिएगा, दोनों क्या होते हैं, ऑपोजिट स्पिन में होता है। एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हमेशा ऑपोजिट स्पिन में होंगे, एक पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव होगा। पॉजिटिव का मतलब क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, और नेगेटिव का मतलब क्या है, क्लॉकवाइज। ये जो स्टैंडर्ड रखा हुआ है हमने, और कुछ भी नहीं है। तो ये प्लस हाफ है और ये माइनस हाफ है, इस तरीके से होता है।
तो यही चीज़ है, ये आपने याद रखनी है। और एक और चीज़, px, py, pz, अगर मैं आपसे कहती हूँ आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है तो आप ऐसा नहीं करेंगे 2 इसमें फिल कर दिए 2 इसमें। ये हम लोग आगे आज का हमारा क्वांटम नंबर का टॉपिक ख़त्म हो गया है। ये जस्ट हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है जहाँ पे हम लोग पॉलीज, एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, इस तरीके से जो प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, कॉन्फ़िगरेशन के कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल्स जब डिस्कस करेंगे तो उसका मैं इंट्रोडक्शन दे रही हूँ यहाँ पे जस्ट। बाकी टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया है। ये थे हमारा क्वांटम नंबर्स 4, आसान है बहुत, कोई मुश्किल बात नहीं है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास, अगर मैं आपको कहती हूँ 4 इलेक्ट्रॉन्स है आपके पास, तो आप ऐसा नहीं करेंगे 2 आपने इसमें फिल कर दिए 2 इसमें फिल कर दिए हो गया हमारा कॉन्फ़िगरेशन, नहीं। तो होगा क्या कि आप पहले क्या करेंगे, ये एक एक इलेक्ट्रॉन हर ऑर्बिटल के अंदर फिल करेंगे, जो बाकी बचेगा फिर आप उसका डबल कर देंगे। इस तरीके से ये राइट कॉन्फ़िगरेशन होगी, ना कि आप जो है वो यहाँ पे पहले 2 लगा दें, 2 इसमें ये रह गया, ऐसा नहीं होगा। ये गलत कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, गलत फिलिंग हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की। तो आई होप आज का टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। हमने बहुत सारी चीज़ें कवर की, हमने सारे के सारे क्वांटम नंबर्स को बहुत डिटेल में डिस्कस किया।